विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की हस्तकलाएं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। आज मशीनी युग में हस्तकला धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु अगर हम अपनी राजस्थानी परंपरा को देखें तो ये बहुत ही गजब की चीज़ थी जो मंच के अभाव में या ये कह सकते हैं इस आर्थिक युग में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। परंतु फिर भी एग्ज़ाम के साथ साथ में हम इनको खरीद कर या इनको प्रोत्साहित करके इन कलाकारों को जिंदा रख सकते हैं। और ये कला जो है अपने आप में विश्व में भी काफ़ी नाम रखती है और बहुत ही गजब की है। और इन कलाओं को मैंने प्रयास किया है कि किस चीज़ से बनी है, इसके आधार पर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इस थोड़े से समय के अंदर इन चीज़ों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी चीज़ हस्तकला से संबंधित छूटे नहीं। इसके अंदर राजस्थान की हस्तकलाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है काष्ठ कला। काष्ठ लकड़ी का पर्यायवाची यानी लकड़ी से बनी हुई कला, यानी क्या क्या कला करतियाँ हैं। तो सबसे पहले शब्द आता है बेवाण। बेवाण होता है फोल्डिंग टेम्पल या कह सकते हैं सिमटने वाला मंदिर। देवताओं की यात्रा या जुलूस जब निकाला जाता है उस टाइम इसमें मूर्तियाँ रखी जाती है और सिमटने वाला मंदिर होता है जो बेवाण कहलाता है। दूसरा आता है बाजोट, यानी लकड़ी की चौकी, कलात्मक चौकी जो मांगलिक अवसर पर प्रयोग में लाई जाती है और जिसे बाजोट कहते हैं। कावड़, कावड़ मुख्यतः लाल रंग की होती है और भगवान शिव के भक्त इसमें जल भरकर उसका जलाभिषेक करते हैं। और एक आता है मोर चोपड़ा, तिलक करने की रखने की सामग्री का बना हुआ पात्र जो होता है वो मोर चोपड़ा कहलाता है। इसी प्रकार आता है कठपुतली। राजस्थान में कठपुतली का नाम का जिक्र आता है तो दो डिस्ट्रिक्ट का जिक्र ज़्यादा किया जाता है, जयपुर और उदयपुर, और मुख्य रूप से ये उदयपुर में काफ़ी चर्चित है। कठपुतली के कागोर की लकड़ी से निर्मित होती है और इस कठपुतली को खेल को प्रोत्साहित करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो जयनारायण व्यास थे। जयनारायण व्यास कला से संबंधित या कला प्रेमी थे। जब हम लोक नृत्यों की बात करेंगे तो नृत्य आता है ढोल नृत्य। राजस्थान में ढोल नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले मुख्यमंत्री तब भी जयनारायण व्यास, और कठपुतली खेल को प्रोत्साहित करने वाले मुख्यमंत्री तो भी जयनारायण व्यास। कठपुतली जो होती है कागोर की लकड़ी से निर्मित होती है और इस कला को प्रोत्साहित करने वाला जो व्यक्ति था वो देवीलाल सामल था। उसने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई और देवीलाल के सामर के प्रयासों से ही 22 फरवरी 1952 को उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। ये एक प्रश्न कई बार आया है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, तो वो उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा प्रयासों के द्वारा की गई। कठपुतली के बारे में आता है काष्ठ से निर्मित वस्तु पात्रे तिरपणी। जैन साधु सन्यासी भ्रमण के दौरान अपनी सामग्री जो है वो इस लकड़ी के बने पात्रों में रखते हैं, उसे पात्रे तिरपणी कहते हैं। तो आरपीएससी ने पूछा कि यह पात्रे तिरपणी क्या है, तो जैन साधुओं के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले पात्र जो है वो पात्रे तिरपणी कहलाती है। काष्ठ कला के अंदर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये चीजें आती है जिसमें बेवाण, एक आता है बाजोट, कावड़, मोर चोपड़ा, कठपुतली और पात्रे तिरपणी। ये काफी मजेदार चीजें भी है और धीरे धीरे इनका यूज जो है वो कम हो रहा है। इसके बाद में आता है पाने। कागज से निर्मित चित्र जो है वो पाने कहलाते हैं या कागज पर निर्मित चित्र जो है वो पाने कहलाते हैं। नॉर्मली दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का पाना जो है वो यूज किया जाता है। तो लक्ष्मी जी का पाना हो गया, गणेश जी का पाना हो गया, ये मांगलिक अवसर पर यूज किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो श्रीनाथ जी का पाना जो है वो प्रश्नों वाला पाना है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक कलात्मक, सर्वाधिक सुंदर और 24 चित्रों वाला पाना जो है वो श्रीनाथ जी का पाना है जो कि कागज से निर्मित होता है। इसी बात क्रम में अगर बात करें हस्तकला के तो पट या पट चित्रण यानी कपड़े पर निर्मित चित्रण। कपड़े पर अगर बात करें तो कपड़े पर निर्मित चित्रों में सबसे लंबा जो सिस्टम आता है वो आता है फड़का। फड़का अगर नाम आता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो भीलवाड़ा यानी शाहपुरा भीलवाड़ा जो है
वो चित्र इस कला के अंदर निपुण है, या यूँ कह सकते हैं ये कला वहाँ सापुरा भीलवाड़ा में सर्वाधिक की जाती है। और वहाँ का एक पुरोधा व्यक्ति है श्रीलाल जोशी, तो उनके द्वारा इस फट चित्रण का प्रारंभ किया गया। और कई लोक देवता है राजस्थान के, उनके चित्रांकन इस पे किया जाता है, फट वाचन किया जाता है। फट का अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, तो फड़ लोक देवी देवताओं का जीवन परिचय कपड़े पर अंकित किया जाता है और अंकन के पश्चात इसका वाचन किया जाता है। वाचन फड़ का प्राय रात्रि के समय किया जाता है, जिसमें कनातनुमा कपड़ा है वो बांध दिया जाता है और पर्टिकुलर जाति का भोपा जो होता है उसमें कपल भाग लेते हैं, जिसमें पुरुष जो होता है वाद्य यंत्र बजाता है और उसके साथ साथ में वो उसका वाचन करता है, जबकि महिला भोपा द्वारा जो फड़ होती है उसके पास में लालटेन, पुराने समय में लाइट नहीं होती थी तो लालटेन दिखाई जाती है उस चित्र का। तो कहने का मतलब दोनों को का सामूहिक प्रयास के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। हम एक एक करके फड़ विशेषता के साथ साथ में उनके पढ़ेंगे। और एक चीज और रखी जाती है ध्यान में कि फड़ के वाचन के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र है वो प्रयोग में लाया जाता है, ये भी हम साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले फड़ आती है देवनारायण जी की फड़। फड़ चित्रण के अंदर सबसे पहले बनने वाली फड़ जो थी वो देवनारायण जी की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, तो कहेंगे देवनारायण जी की फड़। प्रश्नों के हिसाब से कहेंगे तब भी ये काफी इंपॉर्टेंस रखती है कि सबसे प्राचीन फड़ कौन सी, तो कहेंगे देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी फड़ भी, क्योंकि जीवन गाथा इनकी सबसे लंबी है, तो जीवन गाथा लंबी होने के कारण से सबसे लंबी फड़ है वो भी देवनारायण जी की फड़ है। और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है वो भी देवनारायण जी की। और इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ, इसके कारण से छोटी बनी, तो कह सकते हैं सबसे छोटी फड़ वो भी देवनारायण जी की। तो सबसे लंबी, सबसे छोटी फड़ और सर्वाधिक चित्रों वाली, सर्वाधिक समय लगने वाली, दो भोपों द्वारा वाचन की जाने वाली फड़ जो है वो देवनारायण जी की फड़ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इस फड़ का वाचन कौन करता है देवनारायण जी की फड़ का, तो देवनारायण जी की फड़ जो है वो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ में वाचन की जाती है। जंतर वीणा की आकृति का एक वाद्य यंत्र होता है जो गुर्जर जाति के भोपे बजाते हैं और इसमें 27 तार होते हैं। जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है वो रात्रि के समय गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट फड़ आती है अपने पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ का अगर जिक्र करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो कहेंगे पाबू जी की फड़। और दूसरी खास बात इनकी कि सर्वाधिक चौड़ी फड़ को किसकी, तो भी पाबू जी की। पाबू जी की फड़ जो है रेबारी या रायका, राजस्थान के अंदर ऊंट पालक जाती है और उस जाति के भोपों के द्वारा इस फड़ का वाद्य यंत्र यूज किया जाता है रावण हत्ता, और उसके साथ में इसका वाचन किया जाता है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय और चौड़ी फड़ पाबू जी की, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रेबारी या रायका जाति की भोपों द्वारा वाचन किया जाता है, वो है पाबू जी की फड़। इसके बाद में आ जाता है 5 पीरों में मुख्य लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इसका वाचन किया जाता है। फिर आती है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता और न ही इसमें कोई वाद्य यंत्र यूज होता है और इस फड़ की केवल पूजा की जाती है। बावरी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें रामलला और कृष्णलला की फड़, भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन परिचय से संबंधित ये फड़ है और इस फड़ के लिए भी पर्टिकुलर कोई जाति नहीं है और ये फड़ जीवन जीने की कला से संबंधित है और एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है, वो रामलला और कृष्णलला की फड़ है। जीवन जीने की कला से संबंधित है और भगवान राम और कृष्ण के जीवन का परिचय है। इसी क्रम में नवीनतम आज के युग की फड़ है अमिताभ बच्चन की फड़। जोधपुर के रामलाल और पतासी भोपे द्वारा इसका निर्माण किया गया और उनके द्वारा ही इसका वाचन किया जाता है। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल और पतासी भोपे द्वारा वाचन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई है। ये फड़ से संबंधित मुख्य बातें हैं और फड़ का निर्माण जो है वो खादी के कपड़े पर किया जाता है।
इसी क्रम में अगली बात करें कपड़े से संबंधित तो आती है पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा चित्रित कलात्मक कपड़ा पिछवाइयाँ कहलाता है। और नाथ द्वारा राजसमंद जो है वो इस कला के लिए जाना जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा कपड़ा वो है पिछवाइयाँ। फिर इसी क्रम में कलाओं के मिट्टी की कलाकृतियाँ टेराकोटा कहलाता है, मिट्टी से निर्मित। और इस कला के अंदर इस मिट्टी को जब तपा लिया जाता है तो पोट्री बन जाती है। और पोट्री जो है महाराजा मान सिंह फर्स्ट जयपुर के जो थे वो पर्सिया ईरान से इस कला को राजस्थान में लेके आए। और ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत के बगैर अधूरी है। कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा इस कला के अंदर नॉर्मली ब्लू कलर यूज होता है, परंतु उन्होंने इस कला के अंदर 25 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया और ब्लू पोट्री को जन जन तक पहुंचाया। और ब्लू पोट्री के लिए जयपुर जाना जाता है और इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आगे बात करें तो मांडना। मांडना होता है अलग अलग स्टेट के अंदर इस मांडने को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में सांचिया कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, बंगाल में अल्पना कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इसे चौक पूर्णा भी कहा जाता है। मांडना कला के अंदर चौक, चौगान, दीवार, घर का आंगन, इस पर हिरमिच हो गया, गेरुआ रंग जो होता है, मांड का पानी हो गया, कली चूना, इसके द्वारा ज्यामितीय अलंकरण बनाया जाता है, वो मांडना कहलाता है। और मांडना से संबंधित ही चीजें आगे आती है जिसके अंदर आदिवासियों के द्वारा भी मांडना किया जाता है। नॉर्मली विवाह हमारे समाज में होता है तो जैसे कागज की फरियां लगाया जाता है, टेंट लगाते हैं, उसी तरह से ये सिंबल होता है शादी का। उसी क्रम में मीणा जनजाति के द्वारा मोरनी मांडना जो है वो काफी प्रसिद्ध है। और बीलों के द्वारा इस मांडना कला के अंदर भराड़ी का अंकन किया जाता है जो विवाह के दौरान पूजी जाने वाली देवी है। और भराड़ी और भैंसे भी, भराड़ी का अंकन जो है वो दीवार पर घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ भराड़ी का अंकन किया जाता है। और उनकी ये परंपरा है कि भराड़ी का जो अंकन है वो भील जाति के जिस घर में विवाह है उसके दामाद के द्वारा इसका अंकन किया जाता है। इसी क्रम में आगे आती है सांझी या संध्या। सांझी या संध्या एक्चुअल में गोबर और मिट्टी के मिश्रण से निर्मित माँ पार्वती की प्रतिकृति है जिसका कुमारी कन्याएं पूजन करती है। और ये पूजन जो है वो श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि श्राद्ध जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक, अमावस्या तक होते हैं, यानी एक महीने चलता है। और ये सांझी पूजन जो किया जाता है वो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। सांझी मंदिर जो है वो उदयपुर के अंदर है, जबकि केले की संध्या मंदिर जो है वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। इसी क्रम में आगे बात आती है मेहंदी या गोदना। मेहंदी का नाम आता है सोजत पाली, परंतु लाल मेहंदी का अगर जिक्र करें, क्योंकि आरपीएससी ने पूछा है लाल मेहंदी कहाँ की फेमस है, तो लाल मेहंदी जो है दिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसी क्रम में बात करते हैं गोदना। गोदना एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी महत्व रखता है। और गोदना जो परंपरा है वो आदिवासियों के अंदर प्रचलित है। गोदना की जो परंपरा थी वो साइंटिफिकली भी है कि बीमारी से बचने के लिए गोदना किया जाता है, परंतु ये परंपरा आदिवासियों में काफी प्रचलित है। गोदना में जो आज के समय के अंदर अगर हम बात करें टैटू बनाना, उस तरह की कला है जिसके अंदर शरीर पर अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं नुकीली सुई के द्वारा, वो गोदना परंपरा है। इस कला के आगे बढ़े तो आगे आ जाता है धातु से निर्मित। धातुओं से संबंधित अगर हम बात करें तो उनसे संबंधित कुछ शब्दावली हैं जिनका मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले आता है आरण। तो धातु से निर्मित आरण, आरण का मतलब होता है जिसमें धातु गलाई जाए ऐसी भट्टी कहलाती है आरण। दूसरा आता है भरत। भरत का मीन होता है जो धातु है, जो यूज की जाने वाली धातु है, जिससे कोई कलात्मक वस्तु बनानी है तो उसको गलाना भट्टी के अंदर, वो कहलाता है भरत। फिर अगला शब्द आता है मुरादाबादी। मुरादाबादी की अगर हम बात करें तो पीतल पर
कुरेद कर डिजाइन बनाना मुरादाबादी कला कहलाती है। और राजस्थान में इसके लिए जयपुर और दौसा है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में आती है तारकसी। तारकसी से जेवर बनाए जाते हैं, वैसे आभूषण या कलात्मक वस्तुएं भी निर्मित की जाती है। और तारकसी के लिए जाने जाने वाला जिला जो है वो राजसमंद है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो जरदोसी। जरदोसी का मतलब होता है जरदोसी में हमने अभी पढ़ा तारकसी। तारकसी में चांदी का धातु जो है वो यूज की जाती है, जबकि जरदोसी के अंदर चांदी पर सोने की पॉलिश की जाती है और उस पर उससे फिर कलाकृतियां बनाई जाती है। और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आ जाता है अपना तहनीसा। तहनीसा में जाने जाने वाले जिले जो हैं वो अलवर और उदयपुर है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी धातु है उससे कलाकृति बनानी है तो उस धातु पर पहले गहरा खोदा जाता है, उसमें फिर चांदी के पतले तार को भरा जाता है, ये कला कहलाती है तहनीसा। इसके बाद में आ जाता है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी फौलाद से निर्मित वस्तु, फौलाद यानी लोहा, फौलाद से निर्मित वस्तु जो होती है उस पर पतले तारों से, सोने या चांदी के तारों से पतले से डिजाइन बनाना कहलाता है कोफ्तगिरी। नॉर्मली जो है पुराने समय के अंदर तलवार है, बर्छी है, भाला है, कटार है, इनके द्वारा उन पर तारों से डिजाइन बनाना। और इस कला के लिए राजस्थान के अंदर अलवर और जयपुर जाने जाते हैं। इसी क्रम में आता है तबक या पनीगिरी। राजस्थान की हस्तकला से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्द है तबक। तबक दो जगह यूज होता है। एक तबक होता है गिलहरी पकड़ने का उपकरण जो लकड़ी से निर्मित होता है, छोटी कटोरी नुमा आकृति का। एक तबक सिमिलरिटी रखता है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि तबक और उस्ता कला में सिमिलरिटी है। तबक में भी खाल यूज होती है और उस्ता कला में भी खाल यूज होती है। इसमें भी धातु के तार यूज होते हैं, उस्ता कला में धातु के पतले तार यूज होते हैं। अंतर कहाँ आता है उस चीज पर हम डिस्कस करेंगे कि तबक में हिरण की खाल यूज होती है, जबकि उस्ता कला के अंदर ऊंट की खाल का प्रयोग किया जाता है। और उस्ता कला में बारीक तारों से सिलाई की जाती है, यानी कढ़ाई करी जाती है, जबकि तबक कला के अंदर डिजाइन बनाकर हिरण की खाल पर और फिर तार को रखकर उसको कूटा जाता है ताकि तार जो है वो अंदर तक चमड़े में पहुंच जाए। जबकि उस्ता कला में सिलाई की जाती है, सिलाई से डिजाइन या यूं कह सकते हैं कढ़ाई से डिजाइन बनाए जाते हैं। तबक कला जो है उसमें हिरण की खाल पर चांदी के तार को कूट कर डिजाइन बनाया जाता है, वो कला पनीगिरी भी कहलाती है, तबक भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में धातु और काठ से निर्मित जो कला है वो है थेवा कला। थेवा कला का अगर जिक्र करें तो प्रतापगढ़ का नाम आता है और ये कला अपने गुप्त रहस्य के कारण से भी जानी जाती है। और थेवा कला में हरे रंग का बेल्जियम का कांच है वो प्रयोग में लाया जाता है। थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला और उसका राज सोनी परिवार जाना जाता है। और इस कला का जो गुप्त रहस्य है जिसके दौरान ये व्यक्ति जो है यानी राज सोनी परिवार के जो लोग हैं वो अपनी बहू और बेटियों को ये कला नहीं सिखाते और इस कारण से भी, और ये कला काफी सुंदर भी है, इसके कारण भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। और दूसरा, सुंदर होने के कारण भी ये कला जानी जाती है। इसमें बेल्जियम कांच पर सोने का बारीक सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, वो कला कहलाती है थेवा कला। इसी क्रम में यानी हस्तकलाओं के आगे जिक्र करें तो आता है चर्म शिल्प। चर्म शिल्प से संबंधित स्थल है राजस्थान के अंदर 3 फेमस। पहला है मानपुरा माचेडी जो जयपुर के अंदर है, तिलोनिया जो अजमेर में है, भीनमाल जो जालौर में है। चर्म शिल्प के लिए जाने जाने वाले 3 स्थल है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मानपुरा माचेडी जयपुर, तिलोनिया अजमेर और भीनमाल जालौर। ऐसे ही जैसे कि हमने पिछली धातु से निर्मित वस्तुओं से संबंधित शब्दावली देखी, उसी क्रम में अगर हम बात करें तो चर्म शिल्प के अंदर भी कुछ शब्द है जिनका हम थोड़ा जिक्र करेंगे। जैसे नाम आता है मोजड़ी। जोधपुर के अंदर जो जूतियां चमड़े से निर्मित होती है उन्हें मोजड़ी कहते हैं। नोगरी कहते हैं जयपुर की जूतियों को, यानी जयपुर में बनी चमड़े की जूतियां कहलाती है नोगरी। फिर आता है खाल्या। छोटे बच्चों की जूतियां होती है उन्हें खाल्या कहते हैं।
फिर जैसे आरबीएससी ने पूछा भी था बिनोटा, वर्ग की जूतियां क्या कहलाती है, तो कहेंगे बिनोटा। एक आता है सपाटा, स्त्रियां जो जूतियां पहनती हैं उन्हें सपाटा कहते हैं। और एक आता है अदरणी, यानी पुरानी जूतियों को अदरणी कहा जाता है। और ये कुछ शब्द थे जो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है उस्ता कला, यानी चमड़े, ऊंट की खाल और सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, वो है उस्ता कला। राजस्थान में उस्ता कला जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इस कला के लिए कलाकार है हनीफ मोहम्मद, हिसामुद्दीन उस्ता और इलाही बख्श। इनके द्वारा भी कुछ विशेष प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई। और इसके कला को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि जो थी वो हिसामुद्दीन उस्ता ने दिलवाई और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। इलाही बख्श की अगर हम बात करें तो इन्होंने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला के दौरान एक चित्र बनाया जो वर्तमान में यूएनओ के ऑफिस में लगा हुआ है। इसी प्रकार जो ये हनीफ मोहम्मद है इनके द्वारा भी ख्वाजा साहब जो अजमेर में है और उनकी दरगाह का चित्रांकन किया गया है हनीफ मोहम्मद के द्वारा। अगली कला आती है अपनी लाख शिल्प। लाख शिल्प जो है उससे लाख से बने हुए लेसिफर का जो कीड़ा है उसकी लाख से ये लाख तैयार की जाती है। और इससे बने बर्तन जो है उनको मोंडे कहते हैं। चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। और कातरिया शब्द भी पूछा गया है। कांच से निर्मित जो चूड़ियां होती हैं उन्हें कातरिया बोलते हैं। ये कुछ जो थी वो राजस्थान की हस्तकला थी। और थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसी क्रम में अगर हम बात करें राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित कुछ शब्द और भी आ जाते हैं, जैसे कि बावरा है, यानी जो पगड़ी है वो उससे संबंधित है। और जो रंगाई से संबंधित कला आ जाती है इनके अंदर, जो कपड़ों पर रंगाई करते हैं, तो इसके लिए भी राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट है वो जाना जाता है जिसपे कपड़े की रंगाई करते हैं। और वो दाबू प्रिंट के रूप में मोम का प्रयोग करते हैं सीकर के अंदर। खंडेला सीकर के अंदर दाबू किसका लगाया जाता है, तो कहेंगे अपने मोम का दाबू है वो लगाया जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हस्तकला से संबंधित मुख्य मुख्य बातें हैं जो ये मैंने आपको आज डिस्कस करके बताया कि काष्ठ कला है, पाने है, फड़ है, पिछवाइयाँ हैं, मिट्टी से निर्मित है, धातु से, और चरम शिल्प है, उस्ता कला है। ये मुख्य और एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेंगे। धन्यवाद।